बिजनेस खरीदना है या शुरू करना है स्टार्ट से, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो आपको स्टार्ट करके 3 से 5 साल लगेंगे नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, टैलेंट एक्वायर करने में, वो आप खरीद के डे वन से एक्वायर कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द देखो, लोगों से बात करो, कम्युनिटीज ज्वाइन करो, ऑनलाइन सर्च करो, वीडियोस देखो यूट्यूब की। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि अनटैप्ड है। आपके सराउंडिंग में ही आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन समझना ज़रूरी है कि बिजनेस किस वक्त बाय करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो पहली चीज़ तो ये कि मार्केट शेयर अगर आपने ग्रैब करना है, ऑलरेडी आपकी एजेंसी है, आप उसको ग्रो कर रहे हो और आपका कंपेरेटर है जो आपको बहुत तंग कर रहा है मक्खियों की तरह, तो आपने बस उसको मक्खियों की तरह स्क्विश करके उसका मार्केट शेयर अपने पास ले आना। सेकेंड अपॉर्चुनिटी तब हो सकती है अगर तो आप ऑलरेडी सर्विस ए बी सी कर रहे हो और सर्विस डी जो है वो आपके कस्टमर्स को भी चाहिए होती है। आपके पास टैलेंट नहीं है, वही जो चीज़ें मैंने कही थी कि एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आप बिजनेस बाय करके भी एक्वायर कर सकते हो। तो सर्विस डी भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ऑलरेडी रनिंग सिस्टम होगा और हो सकता है कि सर्विस डी की कंपनी जो हो उनके भी क्लाइंट्स हो जिनको सर्विस ए बी सी चाहिए हो। एज एन एग्जाम्पल, आप एक वेब डेवलपर हो, आप वेबसाइट्स बनाते हो, तो इट विल मेक सेंस कि आप एक एसईओ की एजेंसी लो या डिजिटल एड एजेंसी लो जो गूगल फेसबुक एड्स भी रन करती है, बिकॉज अल्टीमेटली आपके क्लाइंट्स को उसकी जरूरत भी पड़ सकती है और उन क्लाइंट्स को जिसकी बिजनेस को आप एक्वायर कर रहे हो उनको भी वेबसाइट डेवलपमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तीसरी सिचुएशन है कि आप न्यू भी हो, आपने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली किस तरह बिजनेस खड़ा करना है, एक एजेंसी कैसे बनानी है, स्क्रैच से शुरू कैसे करनी है, हायरिंग कैसे करनी है, ऑपरेशंस कैसे सेट करने हैं, सेल्स कैसे करनी है। ये सारी हेडेक को बाईपास करके अगर आपके पास आइडिया है या कोई ऐसी स्किल है जिसमें आप थोड़ा सा आगे हो, माइट एज वेल, अगर फंड्स हैं या किसी सिक्योर हो सकते हैं, आप बिजनेस बाय करके उसको डे वन से ही शुरू कर सकते हो। अच्छा, अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है एक बड़ी अच्छी सी, तो उसमें आपने एग्जैक्टली देखना क्या है। सबसे पहली चीज, टॉप लाइन बॉटम लाइन स्ट्रेटजी अप्लाई करें। रेवेन्यू कितना है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, सारी वैल्यूएशन जो है या रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी से जनरेट होती है। मल्टीपल्स पे इंडस्ट्री चलती है, बहुत अलग अलग तरीके की भी वैल्यूएशंस है, लेकिन सर्विस एजेंसी या सॉफ्टवेयर एजेंसी जो है वो मल्टीपल्स के बेस के ऊपर चलती है। सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे मल्टीपल्स यूजुअली थोड़े हाई होते हैं, अराउंड 8 to 10 टाइम्स द एनुअल प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि उनका रिकरिंग बायर बेस बहुत होता है, तो लाइफ टाइम वैल्यू एक कस्टमर की बहुत ज़्यादा होती है। उसके फिर मिड रेंज में आ जाते हैं। अभी आजकल जिस तरह अमेजोन के चल रहे हैं, जो ई कॉमर्स के स्टोर्स होते हैं, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स पे वो एस्टेब्लिश होते हैं, तो वहाँ पे आपको 5 to 6 या 4 to 6 या इवन कभी कभार अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, 3x भी आपको मिल सकता है ऑफ एनुअल प्रॉफिट्स। लेकिन जो सर्विस एजेंसीज हैं वो यूजुअली 2 to 4x के मल्टीपल के ऊपर चलती हैं। थोड़ा लो होता है बिकॉज उसमें रिपीट कस्टमर्स तो होते हैं, लेकिन न्यू कस्टमर्स भी बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आपके एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी रिपीट कस्टमर्स होंगे उतना ही वैल्यूएशन को हाई भी वो लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब इसको तो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना भी है, तो एज एन इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सेकंड चीज़ है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बन रही है, अगर तो आप उसकी करंट प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेंड को देखते हो, कितने सालों के अंदर वो आपको रिटर्न दे देगी। बैक टू मल्टीपल्स, हमने कहा था 2 to 4x, तो 2 से 4 साल के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर वो 4 साल है तो 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अगर वो 2 साल है तो 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ट्रेंड देख लिया, रिटर्न देख लिया, अब तीसरे पे आते हैं कि मार्केटिंग लीड्स कितनी है, कितना वो पोटेंशियल लगता है न्यू बिजनेस जनरेट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एजेंसी टेक ओवर कर रहे हो ना, अगर आगे से कोई मार्केटिंग आ नहीं रही, बहुत से ब्रांड्स जो हैं वो अपनी ओनर की मार्केटिंग करते हैं। दैट मीन्स कि ओनर चला गया आउट ऑफ द मिक्स, आपने निकाल दिया, तो पूरी मार्केटिंग भी बिल्कुल ठप होके बैठ गई। तो नई लीड्स को आपने ज़रूर देखना है, बिकॉज नई लीड से आप एक पैटर्न डिराइव कर सकते हो कि लीड से कितने क्लोज हो रहे हैं और क्लोजिंग से कितनी एवरेज बिलिंग हो रही है, और वो एवरेज बिलिंग कितना न्यू बिजनेस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है एवरी मंथ। फोर्थ है सर्विस का रेवेन्यू ब्रेकडाउन। अगर तो 5 सर्विसेज हैं, कौन से रेवेन्यू जनरेटिंग सर्विसेज हैं या परसेंटेज एलोकेशन ऑफ ईच सर्विस क्या है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
अगर आपकी एक एजेंसी होती है, यूजुअली उसके 5-6 सर्विसेज में से मे बी 1-2 होंगे वो कोर सर्विसेज होंगे। आपने देखना ये है कि क्या वो आपके स्किल सेट के साथ बैठता भी है, क्या आप उसको चला भी सकोगे, या अगर वो ओनर को हम निकाल दें तो उस रेवेन्यू को एक हिट पड़ेगा, उस सर्विस को एक हिट पड़ेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी कोर सर्विसेज क्या है और उसका रेवेन्यू स्प्लिट क्या है। नंबर 6 पे है टीम स्ट्रक्चर और सैलरीज। टीम का स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंड पे टीम ने ही बिजनेस को चलाना है। सो टीम का स्ट्रक्चर, उनकी बेसलाइन सैलरीज, क्या उनको कमीशंस मिलते हैं, वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं क्योंकि कभी कभार जो है ना कंपनीज प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने में थोड़ी घबराती है, तो आपको जो फाइनेंशियल्स मिलेंगे उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी। एंड बिकॉज सैलरीज इज अ बिग पोर्शन ऑफ इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसलाइन एक फिक्स कॉस्ट क्या मेरी बन रही है, ऊपर से कमीशंस बोनसेस क्या बन रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंट हमने एक एजेंसी एक्वायर की थी 2022 के अंदर। सो हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि इंक्रीमेंट्स के लिए वो कब से ड्यू थे। जब भी कोई ओनर डिसाइड करता है ना एग्जिट मारने का, तो वो काफ़ी कुछ महीने जो है इंक्रीमेंट्स को रोक देता है। अभी हुआ क्या, लेट्स से हमारी एक सैलरी जो आ रही थी वो $50,000 थी, हमने अभी उनको इंक्रीमेंट्स भी देनी है क्योंकि ऑब्वियसली उनको मोटिवेट रखना ज़रूरी है। तो वो जो हम 50,000 का एक जहन में बैठ के चल रहे थे, वो अभी जाके 60,000 हो गए। इसके बाद आ जाते हैं पोटेंशियल लायबिलिटीज़ के ऊपर। ओके, सो पोटेंशियल लायबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि लेट्स से बिजनेस से टैक्स पे करना है, बिजनेस के लोन्स है, क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं, सारी चीज़ें जो है ना, इवन डाउन टू द फैक्ट कि अगर आप टेक ओवर कर रहे हो 25th के ऊपर, आपको पता है 30th के ऊपर सैलरीज भी आ जानी है, वो भी एक लायबिलिटी है। तो हमेशा मेक श्योर करें कि लायबिलिटीज को आप इनटू कंसिडरेशन लें, बिकॉज दोज आर पेमेंट्स दैट आर कमिंग अप जो कि आपको ऑन टॉप ऑफ द सेल प्राइस देने पड़ेंगे। एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स प्रोसेस क्या है। क्या वो सेल्स प्रोसेस ओनर पे तो नहीं डिपेंडेंट था? अगर तो डिपेंडेंट था, अगर आप टेक ओवर करोगे, क्या आप लोग मेक श्योर कर सकते हो वो हो रहा है? सेल्स वाले बंदे क्या फुली ट्रेंड है या उनको और ट्रेनिंग की जरूरत है? अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो आपके पास क्या इतना एक्सपीरियंस है कि आप उनको दे सको, या आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो ट्रेनिंग को? हर एक चीज़ का ख्याल रखना है, बिकॉज सेल्स वाला जो एरिया है ना वो सबसे सेंसिटिव है। अगर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो आपका कैश फ्लो जो है वो इम्पैक्ट होगा। एंड हर मंथ आपको दोबारा, इवन दो आपने बाय की हुई है, आपको और मनी पुट इन करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अभी लास्ट चीज़ है कि क्या क्या चीज़ें नेगोशिएट करने की ज़रूरत होती है और कौन कौन सी चीज़ें आप नेगोशिएट कर सकते हो एक्चुअली। सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियस बात है कि जो सेल प्राइस है उसको आप नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर या स्मार्ट बिजनेसमैन जो है ना, वो सेल प्राइस के ऊपर आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि एक बंदा जो वैल्यूएशन लेके बैठा होता है उसके पास एक सर्टेन रूम होता है, उसको आप नेगोशिएट कर सकते हो, बट उसके नीचे वो नहीं जाएगा। फिर आती है जो फाइन प्रिंट में चीज़ें होती है, उसको नेगोशिएट करना। सबसे पहली चीज़, टर्म्स ऑफ पेमेंट। अगर तो लेट्स से $200,000 की एजेंसी आप खरीद रहे हो एज एन एग्जांपल, तो आप टर्म्स ऑफ पेमेंट जो है ऐसे रखो कि ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर, अगर 1 ईयर अनएक्सेप्टेबल है तो 6 मंथ्स कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन हो सकता है। 6 मंथ्स इज अ वेरी इजी टारगेट। उसमें आप क्या करोगे कि लेट्स से अप फ्रंट में भी 40 to 60% पेमेंट होगी, बाकी जो है वो आप किस्तों के अंदर पे कर सकते हो। वही याद है लायबिलिटीज की बात की थी, लायबिलिटीज को नेगोशिएट करना सीखो। बहुत से लोग जो है इसको इनटू कंसिडरेशन नहीं लेते क्योंकि ये कैश फ्लो को हिट करता है। एज एन एग्जांपल, अगर मैं एक बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूँ एंड मैं 29, 30th या बिगिनिंग ऑफ द मंथ टेक ओवर कर रहा हूँ, ओनर जो है उसकी कोशिश क्या होगी कि वो सैलरीज जो है थोड़ी डिले कर दे। तो आपने क्या करना है कि जो भी क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, जो भी लोन्स हैं, जो भी सैलरी स्पेंडिंग है, वो आप मैक्सिमम जितनी क्लियर आउट करवा दो ना उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लेट्स से लोन दिया हुआ है तो कई 2 साल बाद उसकी पेमेंट करनी है, तो उसको रखो, लेकिन उसी पोर्शन को नेगोशिएट करो बिजनेस सेल प्राइस से। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको नेगोशिएट करोगे, लेट्स से 200,000 एक प्राइस सेट हुई थी और लोन जो है वो 50,000 का बन रहा है, आप इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स 150,000 दोगे, बाकी 50,000 जो है वो आपने इजीली 2 साल बाद देने हैं। तो नो प्रॉब्लम, कैश फ्लो इज किंग, उसको प्रायोरिटाइज करो। लास्ट चीज जो है वो है ओनर्स की इन्वॉल्वमेंट आफ्टर द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट। एक दफा सेल होगी ना, उन्होंने आपको डिजिटल चाबियां ये पकड़ानी है और वो भाग जाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्केड्यूल्ड सेशंस जो हैं वो ओनर के साथ ऑलरेडी नेगोशिएटेड हो कि 6 मंथ्स तक भाई आपकी एक पार्ट टाइम जॉब है, हमें ट्रांजिशन करवाना, हमने हर एक चीज़ समझनी है। इवन टेक ओवर से पहले जो है ना, वो आपको कुछ चीज़ें दे सकता है, लेकिन उधर भी लिमिटेशंस हैं। वो आपको
इनर सीक्रेट्स जो है वो नहीं पास ऑन करेगा जब तक सेल नहीं हो जाती। सो उसके बाद जो है डे 1 से आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, इन द फर्स्ट मंथ और 2 आप उसके साथ बैक टू बैक वीकली सेशंस तो एटलीस्ट रखो, सो दैट यू कैन आस्क देम एनी क्वेश्चंस। कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो उनके पास यूजुअली होती हैं, बट मे बी दे फॉरगॉट टू गिव इट, या उस वक्त सेंस नहीं बन रही थी गिफ्ट करने की। सो आफ्टरवर्ड्स यू कैन आस्क देम दोस क्वेश्चंस और आपके लिए बहुत ईजी होगा उसको मैनेज करना। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि देखनी है इन अ बिजनेस इफ यू वांट टू बाय वन, एंड कैसे नेगोशिएट करना है। गुड लक विद योर नेक्स्ट राउंड, एंड होपफुली अगर आपने कोई ऐसी बिजनेस रिसेंटली क्लोज की हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए।